हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 22 मई से लेकर 27 मई के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने वाला है, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का थोड़ा बहुत अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी काम क्या करती है, इसका सेक्टर कैसा है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह है उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्लियर मैं कर दूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है 100 रुपये पर शेयर चल रहा है। 39 शेयर्स का लॉट है। 3900 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 25 मतलब 25% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड अभी अच्छी बता रही है, मतलब जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, मैं पर्सनली क्राइटेरिया रखता हूँ कि 20% हो तो ठीक है। बाद में मान लो थोड़ी बात ऊपर नीचे हो जाए तो 15%, 10% कुछ तो मिलेगा, तो वो मेरा क्राइटेरिया रहता है कि 20% ठीक है। तो 20% अभी ऊपर है, पर अभी हमें पूरे ग्रे मार्केट के भरोसे नहीं रहना है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा ही है, फिक्स चीज़ नहीं है। हमें अभी एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए। एंकर लिस्ट कैसी आती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कौन कौन इसके अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं, उस बेसिस पर हमें आगे और डिसीजन बनाना चाहिए। तो अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी काम क्या करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है। तो सन 2014 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 10 साल हो गए हैं अपने सेक्टर के अंदर। तो मतलब अभी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, नई नई कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपनी क्या है कि वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। वर्क स्पेस मतलब ऑफिस वगैरह जो होती है, या किसी को कोई काम वगैरह करना है तो वो स्पेस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। जिसके अंदर जैसे कोई कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, आईटी कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनीज है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज होती है। उसके अलावा मेरे जैसे कोई फ्रीलांसर्स होते हैं। फ्रीलांसर्स मतलब जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ, फ्रीलांसर्स मैं कहीं पर भी काम कर सकता हूँ, तो कहीं पर भी शूट कर सकता हूँ। मेरे पास इंटरनेट होना चाहिए और या लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए, तो मैं सारा काम कहीं से भी कर सकता हूँ। तो मेरे जैसे फ्रीलांसर्स हैं, तो या बड़ी बड़ी कोई कंपनीज हैं, उनको कोई रेडीमेड ऑफिस चाहिए तो ये प्रोवाइड करवाती है, पूरी रेडीमेड ऑफिस, उसके अंदर सारा फर्नीचर वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है। या मुझे कोई शूट करने के लिए लोकेशन चाहिए, अलग अलग जगह चाहिए, या मेरे पास आज कोई मतलब या मेरा ऑफिस है या घर है, यहाँ पर बिजी काम चल रहा है, मुझे भी कोई लोकेशन चाहिए, तो वो ये प्रोवाइड करवाती है। अब किसी को एक दिन के लिए लेना हो, एक वीक के लिए लेना हो, एक महीने के लिए लेना हो, या कुछ सालों के लिए लेना हो, तो सारे सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करवाती है, उनको देती है उस हिसाब से, रेंट पे, लीज पे, जो भी, तो उसका ये किराया वगैरह लेती है, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई कि कंपनी काम क्या करती है। तो रेंट से इसकी इनकम होती है। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उसके अलावा दोस्तों अगर किसी को कॉन्फ्रेंस वगैरह लेनी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस वगैरह है, इंटरनेट की ज़रूरत है, या पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल चाहिए जहाँ पे साउंड वगैरह ना आए, तो वो भी ये प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा किसी को कस्टमाइज ऑफिस चाहिए, भाई मुझे लगता है कि इस दीवार का पीछे का कलर वाइट ना हो के ब्लैक चाहिए मुझे या ब्राउन चाहिए, तो वो ये प्रोवाइड करवा के देती है। पीछे कुछ फ्लावर्स वगैरह चाहिए तो कस्टमाइज भी करके देती है। फिर ये सारी चीज़ें वर्क स्पेस तो प्रोवाइड करवाती है, उसके अलावा मैनेजमेंट सर्विस भी देती है। ऑफिस के अंदर कोई मैनेजमेंट सर्विस चाहिए, जैसे सिक्योरिटी चाहिए, क्लीनिंग सर्विस है, हाउस कीपिंग है, बहुत सारी ऐसे मैनेजमेंट सर्विस भी ये प्रोवाइड करवाती है। तो अब इन्होंने वर्क स्पेस के लिए जो ये ऑफिस वगैरह होती है उसके लिए 169 सेंटर, 169 सेंटर्स ऑल इंडिया के अंदर खोल रखे हैं। टोटल 16 मतलब 16 सिटीज़ के अंदर, जिसके अंदर जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ है, न्यू दिल्ली है, मुंबई, अहमदाबाद है, उसके अलावा कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, ऐसी बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है वहाँ पर 16 सिटीज़ के अंदर अपने 169 सेंटर्स खुल रखे हैं। टोटल 1 लाख से ऊपर की सीट्स हैं, मतलब जो ऑफिस वगैरह लगाना चाहते हैं तो 1,05,000 के आसपास सीट्स हैं इनके पास। 5.33 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया है इनके पास, मतलब अभी जो इनके सेंटर्स चल रहे हैं। और इनका ज़्यादातर 80% के आसपास रेवेन्यू बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वहीं से आता है। बाकी 20% अल्टरनेटिव सोर्स है, जैसे मेरे जैसे फ्रीलांसर 1 दिन चले गए, 2 दिन चले गए, या किसी को शूट वगैरह करना है तो वहाँ से इसका रेवेन्यू आता है। तो सेक्टर वाइज देखें तो मुझे सेक्टर बहुत बढ़िया लगा, यूनिक सेक्टर है, अपने आप में अकेली कंपनी ये लिस्ट होने जा रही है, बढ़िया सेक्टर है, ठीक है। पर देखिए सेक्टर अच्छा है, कंपनी अच्छी है,
बट हमें क्या है कि देखना चाहिए आगे कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या वाकई में कंपनी प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर नहीं चल रही है। तो इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं, एसेट्स के अंदर साल दर साल हमें बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू के अंदर भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू इसका 216 करोड़ से 565 करोड़ रुपए हुआ है 2021 से लेकर 2023 तक, मतलब 2 गुना से ज़्यादा हुआ है। तो ये अच्छी बात है। और अभी मतलब जो FY24 है उसका दिसंबर तक भी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। फिर बात करें प्रॉफिट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो अभी तक प्रॉफिट इसने जनरेट नहीं किया, लगातार लॉस जनरेट कर रही है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे इस कंपनी का। फिर इसकी नेट वर्थ के अंदर भी हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। रिजर्व कैश की अगर बात करें, जो रिजर्व कैश होता है वो भी नेगेटिव है। उसके अलावा बोरोइंग्स, उधारी भी है इसके ऊपर 23 करोड़ रुपीस की। तो ये सारे नेगेटिव्स हैं। फाइनेंशियली बहुत ही वीक, कमजोर कंपनी है ये। फिर पी भी नेगेटिव है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, और कोई भी इसके जैसी और कंपनी लिस्टेड नहीं है, क्योंकि ये लगातार लॉस जनरेट कर रही है। इसका पी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो नेगेटिव है, कुछ कमा नहीं रही है, तो अर्निंग्स कहाँ से होगी, अर्निंग्स पर शेयर नेगेटिव है, तो वो पी भी नेगेटिव आ रहा है। अब दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें, ये थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। 22 मई से लेकर 27 मई के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। 364 रुपए से लेकर 383 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। 39 मतलब 39 शेयर्स का ये लॉट है, और लगभग 599 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है। लगभग 598 पॉइंट कुछ समथिंग है, 599 करोड़, 599 करोड़ रुपीस का इसका टोटल इश्यू साइज है। यहां पर मुझे थोड़ी बहुत और नेगेटिव चीज नजर आ रही है। देखिए, फ्रेश इश्यू है 128 करोड़ रुपए का। तो 128 करोड़ रुपए का जो फ्रेश इश्यू है उसके अंदर ये अपने नए सेंटर्स लगाएगी, कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर पैसा काम में लेने वाली है। तो देखिए, कंपनी का अगर आप लॉस देखिए, लगातार लॉस है। उसके अलावा इसके ऊपर उधारी भी है, रिजर्व्स भी नेगेटिव है। तो मुझे लगता है अपनी उधारी से तो फ्री हो जाते, भले अभी नेगेटिव लॉस लगातार जनरेट करिए, पर उधारी से तो फ्री हो जाना चाहिए था। तो वहां पर डेट चुकाने के अंदर कोई भी पैसा काम में नहीं ले रही है। उसके ऊपर से फ्रेश इश्यू का साइज छोटा सा है। OFS 470 करोड़ रुपए का है। तो भाई, तुम्हारी कंपनी को पैसों की जरूरत है और तुम खुद ही पैसा लेके निकल रहे हो। मतलब जो OFS क्या होता है, प्रमोटर्स वगैरह या इन्वेस्टर्स वो अपनी हिस्सेदारी सेल करके निकल जाते हैं। तो OFS का साइज बड़ा है, और जबकि कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो इन पैसों को कंपनी की ग्रोथ में अगर काम में ले लेते, भाई कंपनी को पैसों की जरूरत है तो काम में लेने चाहिए थे ना। तो वो कम ले रहे हैं, उसका हिस्सा कम है और OFS ज्यादा है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा, इसलिए मैंने कहा था ये चीज आप ध्यान में देखिएगा। फिर एम्प्लॉइज को जो डिस्काउंट दिया गया है 36 रुपए पर शेयर। रिटेल पोर्शन रखा गया है 10% का। इसकी लिस्टिंग डेट है 30 मई। 30 मई को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल क्या आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जीएमपी तो अच्छी चली है, पर अभी हमें एंकर लिस्ट वगैरह का वेट करना चाहिए, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स में क्या है, इसका सेक्टर बढ़िया यूनिक है, अपने आप में पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, इसके लिए बेनिफिट है। और फ्यूचर में अगर मतलब कंपनी सुधरता है, इसके फाइनेंशियल्स वगैरह सुधरते हैं, तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है। बट अभी नेगेटिव ज़्यादा है। नेगेटिव्स में क्या है कि सबसे बड़ा नेगेटिव, फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर कंपनी है, फंडामेंटली थोड़ी कमज़ोर है। उसके अलावा फाइनेंशियली तो कमज़ोर है, ये तो चलो ठीक है, चलो लगातार लॉस जनरेट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी रेवेन्यू वगैरह तो बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। बट जो ये लगातार लॉस जनरेट कर रही है, फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो फ्रेश इश्यू बहुत कम है इसके अंदर, और OFS ज़्यादा है। मतलब प्रमोटर्स वगैरह है या इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी सेल करके निकल रहे हैं, जबकि कंपनी को पैसों की जरूरत है। तो कंपनी जो फ्रेश इश्यू ज्यादा होना चाहिए था, OFS कम होना चाहिए था। ये भी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो कंपनी का शुरुआती दौर के अंदर लॉस में होना कोई बड़ी बात नहीं है, होती है। पर आप अगर आईपीओ लेके आ रहे हैं और आईपीओ के पैसे से क्या कर रहे हैं कि प्रमोटर्स वगैरह खुद ही अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं, तो आगे आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे भरोसा होगा? भाई कोई नया इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाएगा इसके अंदर? भाई प्रमोटर अगर बने रहते हैं, प्रमोटर कंपनी की पूरा ग्रोथ के लिए पैसा अगर काम में ले रहे हैं, फ्रेश, मुझे तो लगता है पूरा का पूरा फ्रेश इशू होता तो बढ़िया रहता, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली कमजोर है। तो क्या है कि दूसरे इन्वेस्टर्स को भी विश्वास जगता कि हाँ भाई प्रमोटर बने रहना चाहते हैं, पूरा का पूरा फ्रेश इशू, प्रमोटर तो कोई अपनी हिस्सेदारी सेल नहीं कर रहा है, कंपनी का सेक्टर अच्छा है। पर प्रमोटर्स भी खुद विश्वास नहीं जता रहे, तो आगे रिटेलर्स वगैरह है, बड़े एंकर इन्वेस्टर्स, उनको कैसे विश्वास आएगा? पर देखते हैं अभी एंकर लिस्ट वगैरह कैसी आती है।
तो ओवरऑल नेगेटिव ज़्यादा है। हाँ, अगर ये अपना फाइनेंशियल कंडीशन सुधारती है, आने वाले टाइम में फाइनेंशियली मजबूत बनती है, तो हो सकता है इस सेक्टर के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। बाकी इसके अंदर थ्रेट ये भी है कि अभी वर्क फ्रॉम होम भी ज़्यादा चल रहा है और ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज खुद के ऑफिस वगैरह बना लेती है और कुछ लीज पे भी लेती है, मतलब किराए पे लेती है, तो वो अलग चीज़ है। और इनको भी कभी कभार फ़ायदा तो मिलता है, ऐसा नहीं कि भी इस सेक्टर के अंदर फ़ायदा नहीं है, ये सेक्टर भी अच्छा है, पर फाइनेंशियल सुधारने पड़ेंगे, ये चीज़ है। क्लियर है? मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब आप लोग क्या करेंगे, क्या इस IPO में अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे? और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी और हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।